वो अस्तित्व जिसे कभी मॉर्फियस कहा जाता था, सपनों का राजा, क्या वाकई में कल्पना की एंडलेस का द एंड होगा? नेटफ्लिक्स की द सैंडमैन सीजन 2 पार्ट 1 के आखिरी एपिसोड में हमने देखा था कि काइंडली वंस ने ड्रीम की जिंदगी की डोरी को काट दिया, और अब पार्ट 2 में मॉर्फियस इस अंजाम को रोकने के लिए क्या करता है। स्पॉइलर अलर्ट, अगर आपने अब तक सीजन 2 का पार्ट 2 नहीं देखा है तो बिना किसी देरी के आइए शुरू करते हैं। पार्ट 2 का पहला एपिसोड शुरू होता है उस पल से जहां मॉर्फियस एक बेहद मानवीय चीज कर रहा है। वो हर उस रास्ते को तलाश रहा है जिससे वो अपने तयशुदा अंत को टाल सके। उसे पता है कि ऑर्फियस को मारकर उसने अपने ही खून को बहा दिया है और फेट्स ने उसके अंत पर मोहर लगा दी है, लेकिन फिर भी वो पूरी कोशिश कर रहा है कि इस आउटकम को बदला जा सके। और वो बार बार कहता है, मैं जो कर रहा हूँ वो अपने लोगों के लिए कर रहा हूँ। मॉर्फियस की यात्रा शुरू होती है अपने भाई डेस्टिनी से मिलने के साथ। डेस्टिनी की किताब में वो सब लिखा होता है जो था, जो है और जो होगा, लेकिन उसे वो जवाब नहीं मिलते जिनकी उसे तलाश थी। डेस्टिनी उसे याद दिलाता है, मेरी किताब एक दिन खत्म हो सकती है, लेकिन उसका अंत क्या होगा ये तो उसके किरदारों के कर्म तय करते हैं। मैं कोई भविष्यवक्ता नहीं हूँ और मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकता। अब मॉर्फियस को और कहीं से मदद मांगनी होगी। जब अपने भाई से कोई मदद नहीं मिलती तब मॉर्फियस सीधे जा पहुंचता है उन तीनों बहनों के पास जिन्हें हम काइंडली वंस या फ्यूरीज कहते हैं। वो उनकी कृपा पाने की कोशिश करता है। वो उनके लिए उपहार लाता है शराब, दुर्लभ जड़ी बूटियां और हेकेटे से जुड़ा एक पवित्र जानवर, लेकिन सबसे बड़ी फ्यूरी उसकी मंशा को तुरंत समझ जाती है। उपहार तो वो ले लेती हैं, लेकिन मॉर्फियस की याचना जीवित रहने की भी उसे अस्वीकार कर देती है। अब मॉर्फियस उस ट्रिक्स्टर देवता के पास जाता है जिस पर वो एक बार उपकार कर चुका है, लोकी जो अब अर्थ पर पोप बनकर घूम रहा है, और उसका साथी पक उसके साथ मिलकर केओस फैला रहा है। इन्होंने हाल ही में एक पापल डिक्री निकाली है जिसमें महिलाएं अब पेपेसी का हिस्सा बन सकती हैं, पर ध्यान रहे ये कोई फेमिनिस्ट स्टेप नहीं था। ये दोनों मानवता की पाखंड को उजागर करने में आनंद लेते हैं। ये उनके स्वभाव का हिस्सा है। जब मॉर्फियस लोकी से मिलने आता है तो वो जानता है कि ये सेलेस्टियल पैक्ट है और उसे टाला नहीं जा सकता। लोकी को गुस्सा है कि वो अब भी पूरी तरह से आजाद नहीं है। ओडिन की कैद से निकलकर वो अब ड्रीम लॉर्ड के नियमों में फंस गया है। पक उसे याद दिलाता है, चलो इस टेक्निकलिटी का फायदा उठाते हैं और ड्रीम को उसकी ही चाल में फंसा देते हैं। यही वो पल है जब दोनों फैसला करते हैं ड्रीम के उत्तराधिकारी डैनियल हॉल को किडनैप करने का, और एपिसोड के अंत तक वो इसे अंजाम दे देते हैं। मॉर्फियस अपने पिता टाइम के पास जाता है उम्मीद के साथ कि शायद कॉस्मिक लॉ को किसी तरह बदला जा सके, लेकिन टाइम एक ठंडा सख्त पिता है। वो कहता है, मेरे सभी बच्चे डिलीरियम से लेकर डिजायर तक मुझे सिर्फ तभी याद करते हैं जब उन्हें मुझसे कुछ चाहिए होता है। वो मॉर्फियस को एक विकल्प देता है, तुम टाइम ट्रैवल करके हेडीज से खुद जाकर बात कर सकता है, ऑर्फियस को मत भेज। लेकिन साथ ही कहता है इससे कुछ नहीं बदलेगा क्योंकि समय की धारा कोई नहीं मोड़ सकता। मॉर्फियस अंदर से टूट चुका है। उसे अपने पिता से वो प्यार नहीं मिलता जिसकी हर संतान को जरूरत होती है, पर फिर भी वो आभारी है कि उसके पिता उसकी माँ को याद करते हैं। अब मॉर्फियस पहुंचता है अपनी माँ नाइट के पास। नाइट डार्कनेस की देवी है। वो ठंडी तो है लेकिन प्लेफुल और कहीं ज्यादा दयालु भी। डिलीरियम और डेस्टिनी अक्सर उससे मिलने आते हैं। नाइट मॉर्फियस को एक प्रस्ताव देती है, मैं तुम्हारे लिए अपने रेल्म में एक पॉकेट डायमेंशन बना सकती हूँ, वहाँ तुम पूरी तरह सुरक्षित रहोगे। लेकिन मॉर्फियस मना कर देता है क्योंकि वो जानता है वो भले ही बच जाए, लेकिन उसके साथियों का क्या। मॉर्फियस वापस ड्रीमिंग लौटता है जहाँ लूशियन, मैथ्यू, एम्विन और नूला सब तैयारियां कर रहे हैं उस फाइनल वॉर के लिए। और तभी क्लूराकन, नूला का भाई, ड्रीमिंग में प्रवेश करता है। क्लूराकन ने नूला से कहा कि क्वीन टैटिनिया ने उसे फेरी लौटने के लिए बुलाया है, लेकिन नूला नहीं जाना चाहती। ड्रीम नूला को फेरी वापस जाने देता है और विदा के वक्त एक नेकलेस गिफ्ट करता है, एक ऐसा नेकलेस जो आगे चलकर बहुत मायने रखेगा। एपिसोड 7 खत्म होता है ड्रीम और लूसियन की बातचीत से, और दूसरी तरफ लोकी और पक डैनियल के साथ खेलते हुए अपनी अगली साजिश की प्लानिंग कर रहे होते हैं। क्वीन टिटानिया को उसकी हालत की कोई परवाह नहीं होती। उसे सिर्फ ये जानना है कि ड्रीम ने उसके बारे में कुछ कहा या नहीं, और वो नेकलेस देखकर वो जलन से भर उठती है जो ड्रीम ने नूला को गिफ्ट किया। कि इस बीच लूसियन एक लूपहोल खोज लेती है। वो समझती है कि टाइम और नाइट भले ही ड्रीम को छू ना पाए, लेकिन अगर वो सिर्फ ड्रीमिंग रेल्म के अंदर ही बना रहे तो कॉस्मिक लॉ के अनुसार वो सेफ रहेगा। मगर मॉर्फियस को अपने बेटे की मौत का जो गिल्ट है वो इतना गहरा है कि वो गलती से डिस्पेयर के रियल में जा पहुंचता है, और वहीं वो अपनी बहन से कुछ वक्त के लिए चुपचाप सांत्वना पाता है।
मगर जैसे ही वो डेनियल का जिक्र करता है, उसे समझ आता है कि लोकी और पक की साजिश अब हद पार कर चुकी है। लोकी और पक लैटा हॉल पहुंचते हैं इन्वेस्टिगेटर्स के रूप में डिस्गाइज लेकर, और वहां कुछ ऐसा सबूत छोड़ जाते हैं जिससे ड्रीम पर डेनियल को अगवा करने का शक जाए। और फिर लाइडा एक ऐसा सपना देखती है जिसमें उसकी दादी द फ्यूरीज उसे बदले का वादा करती है। जब लाइडा नींद से जागती है तो उसे पूरा यकीन हो चुका होता है कि ड्रीम ही उसके बच्चे को ले गया है। जब ड्रीम लाइडा से मिलने जाता है तो वो उसे झटक के बाहर नहीं निकालती बल्कि सुनती है। ड्रीम समझता है कि डेनियल को ह्यूमन वर्ल्ड से एब्डक्ट किया गया है, इसलिए वो अपनी सबसे भरोसेमंद ह्यूमन एलाई जोहाना कॉन्स्टेंटीन की मदद लेने निकल पड़ता है। लाइडा से मिलने पर ड्रीम को पता चलता है कि वही एलेक्स बर्जेस भी उसी घर में रह रहा है जिसने उसे सालों तक कैद में रखा था। ये देखते ही उसका गुस्सा और दर्द फिर से जिंदा हो उठता है। वो एलेक्स को इटर्नल स्लीप में ही रहने देता है और लाइडा से वादा करता है कि वो डेनियल को ढूंढ निकालेगा, उसे अपने साथ ले जाएगा। और वहीं जोहाना उसे झकझोर देती है। वो ड्रीम को समझाती है कि ये सब कुछ वो खुद को सजा देने के लिए कर रहा है क्योंकि उसने अपने बेटे को मार डाला। वो कहती है तुम्हें अब चीजें ठीक करनी होंगी, और एपिसोड के अंत तक ड्रीम ये बात मान भी लेता है। वो जोहाना से उसकी मदद की शर्त स्वीकार करता है, ड्रीमिंग लौट जाता है और लूसियन से कहता है कि अब वो कुछ वक्त के लिए बाहर नहीं जाएगा। ड्रीम अपने पुराने दोस्त हॉब गेडलिंग से मिलने भी जाता है क्योंकि उसे पता है कि अब वो उसे शायद लंबे वक्त तक ना देख पाए। ड्रीम जानता है कि अब जो होने वाला है उसके लिए उसे अपने रियल्म को तैयार करना पड़ेगा। इसी एपिसोड में पक की एक अलग इंसानी साइड दिखाई देती है और उसे नुकसान पहुंचाना वो नहीं चाहता। लोकी से बातचीत करते करते पक को ये भी समझ आता है कि लोकी अपने ही लोगों की परवाह नहीं करता, इसलिए वो डेनियल को बचाकर भागने की कोशिश करता है, लेकिन लोकी उसे बेवकूफ बना देता है। लोकी एक झूठी कहानी सुनाता है थॉर के बारे में और फिर अपनी ही फेरी डस्ट से पक को सुला देता है। इसके बाद लोकी डेनियल को एक फायरप्लेस में रख देता है और लाइडा को एक ऐसी फोटो देता है जिससे लगे कि उसका बच्चा जलकर मर गया है। वो चाहता है कि ड्रीम को वो दर्द दिया जाए जो उसने खुद कभी महसूस नहीं किया था। वो एक बच्चे की जिंदगी को बस एक साजिश का जरिया बना देता है। लेकिन तभी ड्रीम अपनी अनोखी समझ और गहराई के साथ कोरिंथियन को दोबारा क्रिएट करता है। लूसियन और मैथ्यू को इस फैसले पर शक होता है, लेकिन ड्रीम को अपने फैसले पर भरोसा होता है। कोरिंथियन अपनी सिग्नेचर मुस्कान के साथ पूछता है, योर ऑर्डर्स माय लॉर्ड। ड्रीम कहता है कि इस बार उसने कोरिंथियन की पर्सनैलिटी में जो फ्लॉ था उसे ठीक कर दिया है। क्या वाकई ऐसा हुआ है? टर्न्स आउट ड्रीम ने उसे जोहाना की मदद के लिए ही दोबारा रिक्रिएट किया और ये वाला कोरिंथियन पुराने वाले से कहीं ज्यादा ओबीडियंट है। असल में वो ना तो डरावना है ना ही खतरनाक, बल्कि बहुत ही अच्छा, नरम दिल और सौम्य इंसान है। और यही सच्चाई जोहाना को तब समझ आती है जब वो डेनियल को ढूंढते हुए कोरिंथियन के साथ थोड़ा वक्त बिताती है और इतने से वक्त में ही दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है। लेकिन जोहाना की तो पुरानी आदत है, वो हर उस इंसान को दूर धकेल देती है जिससे वो जुड़ने लगती है, और कोरिंथियन के साथ भी वही होता है। हालांकि दोनों डैनी बॉय को ढूंढ निकालते हैं, लेकिन अब डैनियल पहले जैसा नहीं रहा। वो डैनियल की इंसानियत छीन लेता है और उसे आग के जरिए ड्रीम का एक सच्चा एस्पेक्ट बना देता है। लेकिन जैसे ही ये होता है, पक उसका साथ छोड़ देता है, क्योंकि भले ही वो डेनियल से प्यार करता हो, लेकिन अब वो उस पर भरोसा नहीं कर सकता। कोरिंथियन और जोहाना ये अब लोकी तक पहुंचने के लिए तांत्रिक विधियों का सहारा लेते हैं, लेकिन उनकी कोशिशों का नतीजा यह निकलता है कि ऑल फादर खुद ही पृथ्वी पर आ जाता है और लोकी को कैद कर लेता है। आखिरकार कोरिंथियन अपनी मिशन में कामयाब होता है। वो डेनियल को बचाकर ड्रीम की दुनिया द ड्रीमिंग वापस ले आता है। नूला जब अपने देश वापस लौटती है तो उसे पता चलता है कि ड्रीम पर संकट आ चुका है, और ये जानकारी उसे कौन देता है? वही पक, जो लोकी से अलग होकर अब वापस लौट आया है। वो बताता है कि ड्रीम अब लगभग खत्म हो चुका है। नूला फौरन एक सेना तैयार करने में लग जाती है, लेकिन इसी दौरान उसकी जादुई हार नेकलेस टटाना के हाथ लग जाती है, और जैसे ही टटाना को पता चलता है कि ड्रीम खतरे में है, वो उसी हार से उसे बुला लेती है। न्यूला और ड्रीम के बीच के रिश्ते से जलन रही है। द काइंडली वंस को अब वो मौका मिल चुका है और रहस्यमयी रिचुअल के बाद लीडा अपने बचपन के घर पहुंचती है और वहीं उसे मिलती है द फ्यूरीज। लीडा को मैनिपुलेट करती है कि ड्रीम ने कभी अपने ही बच्चे को मारा था और यही वो पाप है जो उन्हें लीडा के शरीर में समा जाने का हक देता है। लीडा एक नई शक्ल में लौटती है, फ्यूरी के रूप में, एक ऐसी पावरफुल महिला जो अब एक कॉमिक बुक किरदार की तरह
बदले की आग में जल रही है। वो फिडलर्स ग्रीन को मार देती है। द ड्रीमिंग की दुनिया टूटने लगती है। एपिसोड 10 की शुरुआत होती है, एबल की मौत हो जाती है और यह पहली बार है जब उसे कोई और मारता है, न कि उसका भाई केन। और उसे मारने वाली है लाइडा हॉल। अब भी वो यही मानती है कि ड्रीम ने उसके बेटे को मारा। वो आगे बढ़ती है, ड्रीम के ग्रिफिन उसके प्रिय गार्डियन को मारने और पूरे ड्रीमिंग को नष्ट करने के लिए। लेकिन तब तक मॉर्फियस यानी ड्रीम नूला की इच्छा पूरी कर चुका होता है, तो वो विश करती है कि वो ड्रीमिंग लौटे और सब कुछ बचाए। ड्रीम लौट आता है और ग्रिफिन की जान बचा लेता है। वो लीडा के ऊपर से द काइंडली वंस की जादुई पकड़ को थोड़ी देर के लिए हटाता है ताकि उसे जागती दुनिया में मारा जा सके। ड्रीम मानता है कि लाइडा को मारना ही एकमात्र रास्ता है, लेकिन जब उसे पता चलता है कि हेटी ने लीडा को प्रोटेक्शन सर्कल में रखा है तो उसकी उम्मीद टूट जाती है। फिर वो वापस ड्रीमिंग लौटता है और अपने सेवकों को धन्यवाद देता है, लूसियन, एबल और कोरिंथियन को। वो कहता है कि उन्होंने उसे उस उम्मीद से ज्यादा दिया जितना उसने कभी सोचा था। ड्रीम उन सबको एक जादुई हार देता है, वो एमरल्ड पेंडेंट जिसे उसने जोहाना के लिए बनाया था। इस ईगल स्टोन में ड्रीम की आत्मा बसी होती है और वो वादा करता है कि भले ही वो खुद वहां ना हो, लेकिन उनकी रक्षा वो करता रहेगा। और ये वादा तब सच होता है जब वो तीनों, लूसियन, एबल और कोरिंथियन, उस जादुई ऑर्ब को डेनियल को देते हैं और वो एक्टिवेट हो जाता है। अब सब कुछ साफ है। ड्रीम ने पहले ही तय कर लिया था कि वो मरना चाहता है, क्योंकि वो एक ऐसी दुनिया में जीना नहीं चाहता जहां उसने 2 बार अपने बेटे को धोखा दिया हो। वो द ड्रीमिंग के सबसे दूर कोने में जाता है और खुद ही द काइंडली वंस को बुला लेता है। उसी वक्त डेथ खुद आती है और उस ऑर्बी को ऑब्लिवियन में गिरने से रोक देती है। मैथ्यू जब ड्रीम की आखिरी इच्छाओं का संदेश लेकर वापस महल लौटता है तो डेथ जान जाती है अब उसे अपने भाई से मिलने जाना होगा। लाइडा का वो पजेस्ड ड्रीम एस्पेक्ट लगातार हमला कर रहा था और ये सब इसलिए क्योंकि द काइंडली वंस अब भी लेडा के उस दर्द और गुस्से को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर रही थी। अब वो अपनी ही नानी की कठपुतली बन चुकी थी। मगर कहानी का सबसे अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट तब आया जब क्वीन टटाना खुद से ऊपर उठ गई फेरी की दुनिया में, और जब नूला ड्रीमिंग की ओर जाने वाले डायमेंशनल गेटवे तक पहुंची तो टाटाना पहले से वहां उसका इंतजार कर रही थी। लेकिन इस बार टटाना ने कुछ अलग किया। उसने अपनी जलन, अपनी ईर्ष्या को साइड में रखकर नूला को अपनी तलवार दी और उसे उसके मिशन के लिए आशीर्वाद दिया। और उसी तलवार से नूला ने लाइडा के उस पजेस्ड एस्पेक्ट का सिर धड़ से अलग कर दिया और द ड्रीमिंग की तबाही पर पूर्ण विराम लग गया। उधर जागती दुनिया में लाइडा को लगा कि अब वह फिर से अपने बेटे डेनियल को देख पाएगी, क्योंकि उसके लिए ही तो उसने ये सब किया था। और हाइडी ने उसे सच बताया, तुम वो सब कुछ खत्म कर चुकी है जो तेरा बेटा कभी बन सकता था। कोरिंथियन, वही जो कभी ड्रीम को मारना चाहता था, अब उसकी मौत पर रो रहा था। लेकिन उसकी ये तकलीफ शायद थोड़ी अधूरी थी, क्योंकि ड्रीम मरा नहीं था, वो अब बस पहले जैसा नहीं रहा। टॉम स्टरिज की जगह अब जेकब एंडरसन ने ले ली है, एक नए ड्रीम के रूप में। जी हाँ, वही जेकब एंडरसन जो गेम ऑफ थ्रोन्स में ग्रे वर्म बने थे। लेकिन अब वो अपनी माँ की नजरों में भी अजनबी है, क्योंकि अब वो उसका नहीं रहा और उसकी माँ अब सिर्फ पछतावे और दर्द में डूबी हुई है। असल में यही लाइडा हॉल का वो गहरा दुख था जिसने ड्रीम को एपिसोड 8 में डिस्पेयर की दुनिया में पहुंचा दिया। मॉर्फियस के फ्यूनरल को डेडिकेट किया गया है। मॉर्फियस के सभी सिबलिंग्स वहां थे और यहाँ तक कि डिजायर ने भी आंसू बहाए, चमचमाते हुए ही सही। सभी ने वक्त की बात की, कैसे वो हमें अपनों की याद भुला देता है। लेकिन लूसियन की स्पीच ने एक नई दिशा दिखाई कि भूल जाना भी एक चॉइस हो सकती है। लूसियन कहती हैं, मैं मॉर्फियस को नहीं भूलना चाहती, क्योंकि उसने यहाँ मौजूद हर इंसान को बदला है। और वहाँ भीड़ कम नहीं थी। एलेक्स बर्जेस और उसके पति जॉन डी, सुजानू नोमिकोटो, थॉर और लोकी, पक, क्वीन टटाना, क्लूराकान, रोज वॉकर भी आई और लाइडा भी फ्यूनरल डिसरप्टर बनकर। यहाँ तक कि मॉर्फियस की कुछ एक्स गर्लफ्रेंड्स भी आईं, नाडिया और कियोपी। कभी जो उसे दुश्मन मानते थे, अब वही उसके अंतिम संस्कार में शामिल थे, क्योंकि ड्रीम या तो उनका दोस्त बन चुका था या फिर कम से कम इतना इज्जतदार कि वो आखिरी बार उसे विदा देने आए। एक और सब प्लॉट चल रहा था, डैनियल का अपने नए रूप को समझने की कोशिश करना। वो उन सभी को वापस लाने की कोशिश करता है जिन्हें द फेट्स ने मार दिया था। लेकिन फिर फिडलर्स ग्रीन उसे समझाता है, अंत ही जीवन को मायने देता है। एंडलेस की परंपराओं के अनुसार डेनियल ड्रीम को मॉर्फियस के वेक में शामिल नहीं होना चाहिए था, लेकिन उसकी जरूरत भी नहीं पड़ी, क्योंकि तभी
उसका खोया हुआ भाई लौट आया। डिस्ट्रक्शन एक आखिरी बार वापस आया और हमेशा की तरह सबसे शानदार भाई साबित हुआ। उसने डेनियल को सिर्फ एक बात कही, जस्ट बी योरसेल्फ, और साथ ही उसे वो प्यार दिया जो उसने बाकी सिबलिंग्स को दिया था। एपिसोड 11 ने उन सभी इंसानों की कहानी भी पूरी कर दी जो अब तक अधूरी थी। जोहाना कॉन्स्टेंटीन ने खुद को खोला और कॉरिंथियन के साथ एक लिटरली ड्रीमी रिलेशनशिप के लिए कमिट कर गई। लाइडा हॉल को भी शांति मिली क्योंकि डेनियल ने उसे सजा नहीं दी बल्कि सुरक्षा दी, और हॉप गैडलिंग ने ड्रीम और डेथ के साथ अपने कॉन्ट्रैक्ट को रिन्यू कर दिया। वो डेनियल से कहता है, हर सदी मैं तुम्हारे लिए इंतजार करूंगा, एक नई कहानी सुनाने के लिए। एपिसोड का अंतिम सीन, एक नए ड्रीम का पहला फैमिली डिनर। डेनियल थोड़ा नर्वस है, लेकिन जैसे ही वो अपनी फैमिली से मिलता है, हमें महसूस होता है कि उसका प्रीडिसेसर केवल खुद नहीं बदला बल्कि बाकी सभी एंडलेस को भी बदल गया है। और फिर आती है पोस्ट क्रेडिट सीन। द काइंडली वंस एक फॉर्चून कुकी पड़ती है। सुबह होते ही उनका जन्म होता है, दोपहर तक वो खिल उठते हैं, शाम होते होते मुरझा जाते हैं, लेकिन रात में वो जिंदा हो जाता है। वो इसे बैड पोएट्री कहकर डिसमिस कर देती है, पर हम जानते हैं कि ये ड्रीम हमसे बात कर रहा है। और सीन खत्म होता है एक मोमबत्ती की लौ के साथ जो अंधेरे में और भी तेज जल रही है। मॉर्फियस ने अपने आखिरी दिनों में एक नई चीज सीखी, होप, वो जो कभी उसने खुद में महसूस नहीं की थी। और अगर ये सच है तो अब द ड्रीमिंग वाकई अच्छे हाथों में है, क्योंकि डेनियल पहले से जानता है होप क्या होती है। वो माफी मांग सकता है, धन्यवाद दे सकता है, और यही बात साबित करती है एंडलेस अब वाकई बदल चुके हैं। आपको ये एंडिंग कैसी लगी हमें नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।